Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's continue the remaining part of the chapter, that is atomic structure. ठीक है, लास्ट क्लास तक हम सर्टेन मॉडल यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं. तो आज का टॉपिक दिस इज द लेक्चर 4 ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, स्टार्ट करते हैं आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे अपन क्या कि स्पेक्ट्रम के बारे में, सर्टेन प्रॉपर्टीज के, स्पेक्ट्रम होता क्या है. ठीक है, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की ब्रीफ यहाँ पे एक पॉइंट कवर करते हैं. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कभी भी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करता है किसी भी मैटर से, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केसेस तो ऐसे आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लिया है मैटर ने, और कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है. ठीक है, और इसी बेसिस पे अब्सॉर्प्शन और इमिशन के बेसिस पे वहाँ पे हमें दो तरह के स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो when electromagnetic radiation interact with matter, atom and molecules may absorb the energy, reach to the higher energy standard and fall back to lower energy state by emitting radiation. देखो, हम कभी ना कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब बोर एटॉमिक मैटर स्टडी किए हैं तो वहाँ पे अपन ने देखा था ऑर्बिट. ऑर्बिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऐसा सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं पर्टिकुलर एनर्जी के साथ. ठीक है, तो हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या है बच्चा, डिफरेंट है. ठीक है, तो कुछ ऑर्बिट क्या है, लो एनर्जी वाले हैं, कुछ ऑर्बिट क्या है स्टूडेंट, लो एनर्जी वाले हैं, और कुछ ऑर्बिट क्या है, हाई एनर्जी वाले हैं. तो कभी भी जब आपने एटम है, उस एटम को क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले गया, अपने लो एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी शेल चले गया. अब वो वापस से हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल पे जा रहा है, तो वहां पे वापस से एनर्जी का क्या करेगा स्टूडेंट, वहां इमिशन करेगा. ठीक है, और कोई भी हमारे पास जब एनर्जी का इमिशन हुआ है तो हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक क्या रहेगा स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी रहेगा, या हम बोल सकते हैं एक वेवलेंथ रहेगा. हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी रहेगा या वेवलेंथ रहेगा, और ये वेवलेंथ हम वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि अगर वेवलेंथ मान लेते हैं कुछ सर्टेन एनर्जी, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ लेमडा की वैल्यू आ रही, लेमडा की वैल्यू आ रही लेट्स सपोज 700 नैनोमीटर के आसपास, तो हम बोलेंगे अच्छा ये तो वेवलेंथ किसका है, विबग्योर रीजन में आ गई, तो हमें कोई कलर विजिबल होगा. तो अगर हमारे पास कोई सर्टेन एनर्जी है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अगर विजिबल रेंज में आ रहा है 400 से लगभग 700 नैनोमीटर के पास, तो हमें उस केस में तो कलर भी विजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो इसी को डिटेल में समझेंगे. तो फिलहाल मतलब समझ में आया क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है. अगर हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहां पे इमिशन होगा, और उस स्पेक्ट्रम को अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, To observe emission spectrum, the substance is either heated or irradiated by the light or electromagnetic radiation. Obviously, emission कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल में जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी शेल में भेजा कैसे आपने, तो उसको या तो हीट कर दिया है, या आपने वहां पे क्या किया है, कुछ रेडिएशन उस पर लाइट किया है. ठीक, The spectrum of electromagnetic radiation obtained from the emission radiations is known as what, emission spectrum. इसी को अपन डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में. ठीक है, फिलहाल हमने एक वर्ड समझा कि इमिशन स्पेक्ट्रम का एक्चुअली मतलब होता क्या है. Next, when irradiation is passed through a sample, the spectrum obtained from it has a certain dark region due to absorption of radiation. और अगर हमारे पास जो मैटर है, जो भी आप मैटर से जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया है, अगर उस मैटर ने उस रेडिएशन को क्या कर लिया, सर्टेन पार्ट को अब्जॉर्व कर लिया, सर्टेन पार्ट को क्या कर लिया, उसने अब्जॉर्व कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, An absorption spectrum is like the photographic plate negative of the emission of spectrum. जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइट को पास किया. ठीक है, लाइट को पास में किया प्रिज्म से. अच्छा, आपको ये पता होगा कि लाइट को जैसे प्रिज्म से पास करोगे तो ये लाइट किस में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी. तो यहाँ पे अपने को 7 कलर्स विजिबल होंगे, विबग्योर वही सेम. ठीक है, बट यहाँ पे आपने क्या किया, इस लाइट को पास करते टाइम यहाँ पे एक हमने कंटेनर रखा इस प्रिज्म से पहले, उस कंटेनर में आपने क्या कर दिया, NaCl का सॉल्यूशन फिल कर दिया. NaCl का क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन फिल कर दिया. ठीक है, अब इस NaCl की थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी है कि सर्टेन एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है. ठीक है, तो इसने जो येलो रीजन से रिलेटेड एक वेवलेंथ रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी रहेगी E इक्वल्स टू व्हाट, hν या hc अपॉन लैम्डा. अच्छा, येलो कलर के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ रहेगा, विबग्योर, कल अपन पढ़े हैं लास्ट क्लास में. अच्छा, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी को इस NaCl के सॉल्यूशन ने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया. यहाँ पे NaCl का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, उसने येलो कलर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया. तो यहाँ पे पहले सभी के सभी अपने को कलर दिख रहे थे, विबग्योर. ठीक है,
येलो, वॉलेट, इंडिगो, रेड सारे। बट जैसे NaCl को आपने फिल यहाँ पे रख दिया है तो यहाँ पे हमें ये येलो कलर अभी विजिबल नहीं होगा, तो येलो के अलावा बाकी सारे विजिबल होंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे येलो कलर विजिबल नहीं हो रहा। उस येलो कलर की जगह एक डार्क अपने को स्पेस दिखेगा, और यानी कि हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डार्क रीजन इज नोन एज व्हाट, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देखा अब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होगा। जैसे यहाँ पे समझ भी सकते हैं इसको कि हमारे पास एक ये फोटोग्राफिक काइंड ऑफ प्लेट है, ठीक है। तो ब्राइट लाइट ऑन द डार्क बैकग्राउंड, तो डार्क बैकग्राउंड है, अभी आपको लाइट दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्राइट लाइट दिख रही है, तो ये तो हमारे पास कौन सा हो गया स्टूडेंट, इमिशन स्पेक्ट्रम। और डार्क अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या दिखेगा, ब्राइट मान लो आपके पास लाइट है, जो ब्राइट तो आपके पास बैकग्राउंड है, उसमें डार्क इस तरह से स्पेस दिख रहा है अपने को। जैसे वो येलो वाला देखा था अपन ने कि जैसे NaCl के सॉल्यूशन से पास किया आपने लाइट को, तो येलो रीजन वहां पे नहीं दिखने को मिलेगा अपने को विबग्योर वाले स्पेक्ट्रम में, ठीक है। उस येलो रीजन की जगह हमें डार्क स्पेस दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। कुछ सर्टेन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, उसको अपन 1 by 1 पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम और अब्सॉर्प्शन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम। तो इमिशन में देखो डार्क बैकग्राउंड में कुछ अपने को लाइट दिखेगी, सिर्फ येलो लाइट दिख रही है, ठीक है। और अब्सॉर्प्शन में क्या होगा, आपके पास कलर विजिबल है, उसमें बस येलो वाला जो है वो क्या होगा, कलर विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनली बच्चा, जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में या जेई में, तो वो कहां से पूछे जा रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं और हमें एक्सप्लेनेशन देगा बच्चा बोर एटॉमिक मॉडल का, एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि उसको प्रूफ किया है काइंड ऑफ, किसने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। समझते हैं इसका क्या मतलब है, ओके। So of the all atomic spectra, the hydrogen spectrum is simplest. When the hydrogen gas is subjected to electric discharge at the low pressure, a bluish light is emitted. Okay. When a ray of light is passed through a prism and discontinuous line of spectrum of several isolated sharp lines are obtained. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें क्या देखने को मिलती है स्टूडेंट, कई सारी शार्प लाइंस देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अलग अलग कंडीशन में जो हमारे पास जो लाइंस अपने को दिख रही है स्पेक्ट्रम में, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। उसको भी अपने यहाँ पे समझने वाले हैं। The hydrogen molecule dissociate the energetically excited hydrogen atoms emit electromagnetic radiation of discrete frequency or wavelength or the wave number। जैसे हाइड्रोजन स्प्लिट होगा और वहां पे जो एनर्जी का क्या होगा, इमिशन होगा, यानी कि होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स अपनी हाई एनर्जी शेल से अपनी लो एनर्जी शेल में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा, और अगर एनर्जी का इमिशन करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सी बात अपन समझने वाले डिटेल में क्या, कि कब ये किस तरह का ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट तरह की, मतलब डिफरेंट तरह का यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, तो वेवलेंथ भी क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट होगी, ठीक है। और इसी को अपन डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग देखो, ये अपन लास्ट क्लास में देखा भी था कि जो अल्ट्रावोलेट लाइट है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, रेडियो वेव्स जो है, इन सभी का वेवलेंथ क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल बैक्स टू अ लो एनर्जी शेल, सर्टेन एनर्जी इज इमिटेड, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सर्टेन अपने को लाइंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, इन लाइंस के बेसिस पे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया है सीरीज में, और उन्हीं को क्या बोले, स्पेक्ट्रल सीरीज। फर्स्ट सीरीज होती है लाइमन, दूसरी होती है बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हमरी, ठीक है। तो इस लाइमन सीरीज का क्या मतलब होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये यूवी रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर वापस इस पे आएंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे, होगा क्या कि हमारे पास लेट सपोज इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, सेकंड शेल में, और वो कहां पे आ रहा है, फर्स्ट शेल में। अच्छा, जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, और ये अपने को पता भी है। कहां पे निकाल चुके हैं अपन, बोर एटॉमिक मॉडल में इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं। कैसे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमारे पास कोई भी ऑर्बिट में जब उसका क्या एनर्जी होगा, उसका फॉर्मूला है। जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करें तो Z तो 1 हो गया, N भी कितना हो गया, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
तो फर्स्ट जो शेल है उसकी एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट 13.6, इसकी एनर्जी कितनी होगी 13.6। सेकंड की कितनी हो जाएगी बोलो 13.6, जेड तो 1 और एन की वैल्यू कितनी हो गई सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू 2, तो 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 13.6 अपॉन 4 कितना आता है -3.4। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 13.6 और इसकी कितनी 3.4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आगे बचा, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई कि इसकी -3.4 है, इसकी -13.6 है। अब देखें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पे हम एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना चेंज आया या यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस माइनस दिस, तो -3.4 माइनस क्या होगा प्लस 13.6 -3.4 तो कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ रही है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी का यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट इमिशन होगा। अच्छा, इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ रहा होगा बच्चा hν या hc/λ, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ रहा होगा, उस वेवलेंथ को भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये जो वेवलेंथ आएगी बच्चा वो अपने आप में किस रीजन में आ रही है, तो हम बोलेंगे ये जो फर्स्ट जब हमारे पास n=1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है अपने हाई एनर्जी शेल से, तो वो जो वेवलेंथ आता है वो किस रीजन में आता है स्टूडेंट, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, तो वहां पे ये जो डिफरेंट रीजन थे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, ठीक है, विजिबल एंड सो ऑन, हर एक जो रीजन का एक पर्टिकुलर क्या था स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, हर एक रीजन का क्या होता है एक वेवलेंथ रेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे जो हमने एनर्जी निकाला है कहां गया, ठीक है, ये वाला 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली एक वेवलेंथ रहा होगा, और ये जो वेवलेंथ है बच्चा वो कहां पे आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो यहां पे याद भी रख सकते हैं क्या कि लाइमन सीरीज में जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो कौन से रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। हम उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं कैसे, है ना। तो वो यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते क्या कि लाइमन सीरीज में आपने फिक्स कर दिया है, लाइमन सीरीज ने आपने फिक्स कर दिया क्या कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है बच्चा, n=2 से भी आ सकता है, n=3 से भी आ सकता है एंड सो ऑन, n=∞ से भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो लाइमन सीरीज का तो ये मतलब हो गया फिक्स कि इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा है, हाई एनर्जी शेल से आ रहा है, और कहां पे आ रहा है वो फर्स्ट एनर्जी शेल में आ रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन मिलेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी हमसे इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कि बताइए यहाँ पे कौन सी लाइन का वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, कौन सी लाइन का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। देखो बच्चे, इनफाइनाइट सेल का मतलब क्या है कि हमारे पास उसकी एनर्जी कितनी होगी 0। अच्छा, फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी 13.6, इसकी कितनी है बोलो 3.4। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट शेल में आ रहा है, कहां से कहां आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में। तो यहाँ पे डेल्टा E 2:1 का अगर लिखें कि 2 और 1 में कितना डिफरेंस है, तो अपन बताएंगे कितना 10.2 का, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अच्छा, यहाँ पे एक केस ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट से अपन कहां पे आ रहे हैं, फर्स्ट में आ रहे हैं, कहां से कहां पे आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आ रहे हैं फर्स्ट में। अच्छा, इनफाइनाइट की वैल्यू 0 माइनस 13.6, तो कितनी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि एक तो आपके पास ये एनर्जी गैप हो सकता है और एक ये एनर्जी गैप हो सकता है। ज्यादा बड़ी एनर्जी गैप कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसको बोल देंगे लास्ट लाइन बोल देंगे बच्चे, इसको लाइमन सीरीज की क्या बोल देंगे, इसको लास्ट लाइन, इसको क्या बोलेंगे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। तो आपसे पूछा जाता है कि लास्ट लाइन की एनर्जी ज्यादा है कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगा गैप वो कौन सी लाइन में होता है बच्चा, लास्ट लाइन में। कितना 13.6 के बराबर, और जो फर्स्ट लाइन में होगा एनर्जी गैप कितना होगा 10.2। बाकी जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन है यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि लाइमन सीरीज में जो एनर्जी की वैल्यू होगी कहां से कहां वेरी करेगी बच्चे, 10.2 से 13.6 तक। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई एनर्जी की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए। इतना सा पॉइंट समझ में आया। दूसरा, अच्छा, एनर्जी अगर आपने निकाल लिए तो वहां पे हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे बोलो, hc/E। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर इसकी जगह एनर्जी की जगह मैं वेवलेंथ भी लिख सकता हूं, तो वेवलेंथ की कितनी वैल्यू हो जाएगी बोले यहाँ पे hc/E। तो यहाँ पे hc/E और यहाँ पे भी hc/E। बोलो, इसकी ये वाला तो अभी चेंज हो जाएगा 13.6 और ये कितना हो जाएगा 10.2, ये चेंज हो जाएगा ना, रिवर्स में ले लिया है। तो hc/13.6 और hc/10.2, तो ये हमारे पास क्या रहेगा वेवलेंथ का
एक रेंज रहेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम। ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो यहाँ पे लास्ट लाइन का एनर्जी हाईएस्ट है, इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या रहेगा, मिनिमम। और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो हर सीरीज में आपसे यही क्वेश्चन जनरली पूछे भी जाते हैं। क्या, पहला तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किस रीजन में, तो लाइमन सीरीज में बोलेंगे अल्ट्रावोलेट रीजन में। दूसरा, वहां पे एनर्जी का क्या रेंज रहेगा, तो हम बोलेंगे इतना एनर्जी रेंज रहेगा। इस एनर्जी को एक्चुअली आप निकाल भी सकते हो ना सीधा सा। ठीक है, एनर्जी को कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Z की वैल्यू पुट करो, N की वैल्यू पुट करो, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, तो एनर्जी गैप भी आ जाएगा। ये सुनो, तो हर सीरीज में, जैसे लाइमन सीरीज में आपको याद रखना है कि कहां पे आ रहे हैं आप, N फर्स्ट में आ रहे हो अपर एनर्जी शेल से। और अगर एनर्जी N2 में आ रहे हो आप अपर एनर्जी शेल से, तो उसको बोलेंगे क्या बच्चे, बाल्मर सीरीज। उसको क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। अच्छा, बाल्मर सीरीज में याद रखना है अगेन, हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी एनर्जी डिफरेंस होगा, पहली बात। अच्छा, ये जो एनर्जी डिफरेंस इसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ रहा होगा, दूसरी बात। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन है, इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन स्टूडेंट, वो अपने आप में किस में आ जाती है, विजिबल रेंज में उनका वेवलेंथ आ जाता है। और यही एक रीजन है क्या कि बाल्मर सीरीज के, आपको याद भी रख सकते हैं इस पॉइंट को, कि बाल्मर सीरीज में जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं वो कौन से रीजन में आती है स्टूडेंट, विजिबल रीजन में आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब ये जो अपने को लाइन्स है ना, तो ये अपन को नेकेड आई से अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम का ये ले रहे हैं अपन, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे बाल्मर सीरीज में अगर हमें लाइन है तो वो हमें विजिबल होगी। ठीक है, अल्ट्रावोलेट को ऑब्वियसली आप देख नहीं सकते, अदर किसी भी लाइन को अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट कि बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन, बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन। तो बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन में कहां से कहां ट्रांजिशन होगा, बोलो 3 से 2 में। बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन में कहां से कहां ट्रांजिशन होगा, इनफिनिटी से 2 में। फिर अगेन एनर्जी डिफरेंस कहां पे सबसे ज्यादा होगा, लास्ट लाइन में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, इसमें सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा। जहां पे एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा, उसका वेवलेंथ सबसे कम। तो लास्ट लाइन का तो वेवलेंथ क्या होगा, बाल्मर सीरीज में सबसे कम, और फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इनका रेंज, तो रेंज तो बता देंगे ना, ये एनर्जी डिफरेंस कितना और ये एनर्जी डिफरेंस कितना है, जैसे कि लाइमन सीरीज में अपन ने निकाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट याद ही रखना है कि N=1 में आ रहे हैं अपर एनर्जी शेल से, तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। N=2 में आ रहे हैं अपर एनर्जी शेल से, तो बाल्मर सीरीज। N=3 में आ रहे हैं तो पास्चन सीरीज, 4 में आ रहे तो ब्रैकेट सीरीज, 5 में आ रहे तो पी फंड, 6 में आ रहे तो हम्फ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किस तरह से डिफरेंट ट्रांजिशन के दौरान डिफरेंट टाइप ऑफ हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्पेक्ट्रम का रेंज देखने को मिलेगा। ये होता है अल्ट्रावोलेट में, यहाँ पे हो जाएगा विजिबल, फिर नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, और ये भी किस में रहेगा, इंफ्रारेड में। यानी कि मोस्टली जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड के बीच में ही है। ठीक है, और अपने को सिर्फ विजिबल कौन सी होगी स्टूडेंट, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट 4 लाइन्स। ठीक है, बाल्मर सीरीज की फर्स्ट 4 लाइन्स अपने को क्या होगी, विजिबल में होगी, बाकी नहीं। ओके बच्चे, यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन किया है। N=1 में आ रहे हैं अपन, N=2, 3, 4 से, तो लाइमन सीरीज, फिर बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। ठीक है, ये पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में, तो यहाँ पे आप वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर क्या, म्यू बार। ठीक है, अच्छा न्यू बार की वैल्यू क्या होती है, 1/λ। ठीक है, अब इस न्यू बार को आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास RZ² 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, यहाँ पे R क्या है स्टूडेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। R अपने आप में क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन भी अपन कर सकते हैं एनर्जी के जैसे कि ऑब्वियसली मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए मान लें हमारे पास एक तो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, E2 से E1 में आ रहा है, तो E2 का एनर्जी कुछ होगा Hc/λ2, इसका कुछ एनर्जी होगा Hc/λ1। ठीक है, अब जब E2 से E1 में आ रहा है तो कुछ एनर्जी डिफरेंस है, बोलो एनर्जी डिफरेंस है कुछ होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यस और नो, Hc/λ2 माइनस Hc/λ1। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, जो एनर्जी डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग भी तो एक वेवलेंथ का इमिशन होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, Hc/λ। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ से Hc कॉमन ले लिया अपन ने, ये क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया 1/λ, 1/λ2 और 1/λ1 में। ठीक,
या इसको हम किसके टर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे अपन बना सकते हैं किसका, 1/λ की जगह तो अपन ने लिख दिया न्यू बार, ठीक है। और इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपन यहाँ पे लिख रहे हैं उसको किसमें, रिडबर्ग कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर और n शेल नंबर, ठीक है। इसको E2 लिखा था मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सेकंड शेल में अवेलेबल है, तो ठीक है। तो यहाँ पे N1 और N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके शेल के नंबर को, ठीक है। तो फिलहाल जैसे कि हमसे इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, 5th टू फर्स्ट लेवल पे जा रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना है वहां पे जो वेव नंबर का क्या मतलब, वेव नंबर क्या रहेगा, ठीक है। तो न्यू बार कैसे निकालेंगे अपन, न्यू बार होगा 1/λ, इसको कैसे निकालोगे, RZ² 1/n1² - 1/n2²। कहां से कहां पे जा रहे हैं, लेट सपोज मान लेते हैं ना लाइमन सीरीज के, आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेव नंबर निकालिए, कौन सा, सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, क्या बोला है आपसे, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अच्छा, लाइमन सीरीज में n = 1 हो गया। अब कहां से आ सकते हो आप, 2 से आ सकते हो, 3 से आ सकते हो। तो 2 से 1 में आए तो फर्स्ट लाइन उसको बोलेंगे, और 3 से 1 में आ रहे तो उसको बोलेंगे सेकंड लाइन। यानी कि हमें सेकंड लाइन में पता लग गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल से कहां पे आ रहा है स्टूडेंट, सेकंड शेल में आ रहा है। तो हमसे पूछा था इसका वेव नंबर, तो वेव नंबर कैसे निकालेंगे, बोलो RZ²। अच्छा, ये बोला है किसके लिए, हमसे बोला है बच्चा हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बोला है, हाइड्रोजन के लिए। तो Z की वैल्यू तो कितनी होगी, हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर कितना 1, तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ R, ठीक है। और इसको कैसे निकालेंगे अपन, 1/n1/1 - n2, ठीक है। तो ये तो 1 कितना हो गया मेरे पास 2, सॉरी लाइमन सीरीज ना, n = 1 में आ रहे हैं, 3 से कहां पे आ रहे हैं, 1 में आ रहे हैं, तो 1/1 - 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 मतलब 2/3। तो कितना आ गया बच्चा, 2/3 R। तो मेरे पास आ गई क्या, वेव नंबर आ गया किसका, सेकंड लाइन का लाइमन सीरीज में कितना रहेगा, इतना रहेगा। एक दूसरे तरह के इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं कि अच्छा, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये किसके लिए वैलिड होगा, अगेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड होगा। मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ले लो, जैसे कि हमने क्या ले लिया, हीलियम प्लस ले लिया, ठीक है। तो उसके लिए भी वैलिड होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यस, तो हीलियम प्लस के लिए यहाँ पे देखो सब कुछ सेम रहेगा। आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर द हीलियम प्लस, ठीक है। तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे देखो जो Z लिखा हुआ है, तो Z में यहाँ पे इस बार हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 2। तो हीलियम के लिए अगर Z की वैल्यू 2, तो यहाँ पे ये सब कुछ वैल्यू सेम रहेगी, बट Z² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना बस 4 से, बाकी सब कुछ सेम रहा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाइड्रोजन के लिए था ना, तो हाइड्रोजन के लिए Z तो 1 लिखा, तो 1 का स्क्वायर 1, बट हीलियम है तो ये हीलियम में Z की कुछ वैल्यू होगी, Z की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास सेकंड लाइन की, हीलियम के लिए कितनी वैल्यू जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ लिया कि बताओ सेकंड लाइन लाइमन सीरीज के लिए, सीरीज की हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए क्या रेशियो रहेगा, तो हम बताएंगे 1:4 का। क्या रहेगा, 1:4 का, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछ सकते हैं, ओके। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि कभी भी जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल में, तो कितनी वहां पे स्पेक्ट्रल लाइन अपने को देखने को मिलेगी। थर्ड इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको कैसे देख लेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ पे, फर्स्ट शेल में। थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन को आना है कहाँ पे, फर्स्ट शेल में। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट आ जाए, एक मेथड ये हो सकता है वो कहां से आए, 3 से 2 में आए, फिर 2 से कहां पे आए, 1 में, ठीक है बच्चे। 3 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, 3 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही क्या कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो एक अलग एनर्जी डिफरेंस रहेगा, एक अलग एनर्जी डिफरेंस रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक अलग वेवलेंथ रहेगा। दूसरा ये हो सकता है कि पहले वो 3 से 2 आ जाए तो यहाँ पे एक अलग एनर्जी डिफरेंस है, अगर एनर्जी डिफरेंस अलग तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी अलग। और यहां से 2 से जब 1 में आएगा, ओवरऑल तो उसको 3 से 1 में आना है, बट उसके भी दो मेथड है ना, या तो डायरेक्ट आ जाए या टुकड़ों में आए। तो पहले से 3 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में, अगेन यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस अलग है,
और अगर एनर्जी डिफरेंस अलग है तो यहाँ पे वेवलेंथ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो आपको टोटल मैक्सिमम कितनी लाइंस यहाँ पे देख सकती है, 3 डिफरेंट वेवलेंथ विजिबल हो सकती है, सॉरी 3 डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे होगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि टोटल मैक्सिमम 3 स्पेक्ट्रल लाइन आपको देखने को मिलेगी अगर ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल में हो रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। और इसको आप जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास लेट सपोज कहां से कहां आ रहे हैं, 4 से आ रहे हैं, कहां पे 1 में, 4 से कहां पे आ रहे हैं स्टूडेंट 1 में। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, सभी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हैं। फिर एक हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, उसको उससे फॉर्मूला से अपन डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कर भी सकते हैं। तो देखो या तो 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, ठीक है, 4 से या तो वो डायरेक्ट 1 में आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि 4 से वो पहले 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, फिर 2 से 1 में आए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 4 से वो 3 में आए, फिर 3 से डायरेक्ट 1 में आ जाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि 4 से वो 2 में आए, फिर 2 से डायरेक्ट 1 में आ जाए। और इसके अलावा और भी सोच लो, कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, तो मैक्सिमम हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा यहाँ पे देखो हर केस में अलग एनर्जी डिफरेंस है बच्चा, हर केस में अगेन अलग एनर्जी डिफरेंस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अलग वेवलेंथ रहेगी। अलग वेवलेंथ यानी कि उसके एक अलग लाइन अपने को स्पेक्ट्रल जो स्पेक्ट्रम है हमारा उसमें देखने को मिलेगी। तो टोटल या मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कितनी देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा इसमें कॉमन वाली पार्ट को हटा देना, जैसे कि ये एनर्जी डिफरेंस और यहाँ पे ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बच्चा, सेम होगा। तो भले ही आपको देखने को मिल रहा है कि सर 2 लाइन है ना, बट इनको एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या है बच्चा, सेम है। तो काउंट करते हैं, ये होगी फर्स्ट लाइन डायरेक्ट वाली, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसको तो काउंट कर चुके हैं। और ये होगी 5, ये होगी 6, और ये वाली सिंगल वाली काउंट कर चुके हैं अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने आ गए स्टूडेंट, 6। ओके, तो यहाँ पे इसको निकालने का तरीका भी है क्या, डेल्टा एन प्लस 1/2। इसको निकाल कैसे लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को डेल्टा एन प्लस 1/2। और डेल्टा एन यहाँ पे क्या है, अपर एनर्जी शेल माइनस लोअर एनर्जी शेल। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू निकालो 4 और कितना 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 - 1 कितना हो रहा है 3। तो वैल्यू पुट करते हैं 3 + 1 कितना हो रहा है 4 / 2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यस, हम निकाले भी थे 6 स्पेक्ट्रल लाइन, इसमें भी चेक कर लो। डेल्टा एन इसमें कितना हो गया 3 - 1, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 + 1 कितना 3/2 कितना आ रहा है 3। यस, 3 स्पेक्ट्रल लाइन है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन को अपन यहाँ पे काउंट कर भी सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो क्वेश्चन ऑन दी बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे कि सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वेवलेंथ, वेव नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5th एनर्जी लेवल टू 2nd एनर्जी लेवल। यानी कि वो कहाँ से आ रहा है, 5th एनर्जी शेल से 2nd एनर्जी शेल में आ रहा है। तो हमें सब कुछ ही फाइंड करना है, वेवलेंथ, वेव नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते क्या, वेव नंबर। ठीक है, RZ² 1/n1² - 1/n2²। हाइड्रोजन के लिए बात किया है शायद से इसने, किसके लिए बात करें बच्चा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2nd एनर्जी लेवल। इसने डिफाइन नहीं किया है, बट ये किसके लिए बात करें अपन बच्चा, हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला तो क्या होता है RZ² ना, तो हाइड्रोजन के लिए Z1, N1 N2 की वैल्यू दिया है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, न्यू की वैल्यू आ गई RZ² Z हो गया 1/n1² - 1/n2²। कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी न्यू बार की। R तो रिडबर्ग कांस्टेंट है ना, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है बच्चे, अच्छा न्यू बार आ गया। अच्छा न्यू बार और लेमडा में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लेमडा को निकाल सकते हैं 1/न्यू बार। तो न्यू बार की जो भी लास्ट स्लाइड में वैल्यू आई थी उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया मेरे पास, वेवलेंथ आ गया लेमडा। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास वेवलेंथ आ गया है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बच्चे, सॉरी, अगर हमारे पास वेवलेंथ आ गया है लेमडा, जो भी वैल्यू आ रही है 4.34 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C/λ।
तो सी को डिवाइड कर दो लेमडा से, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चा, फ्रीक्वेंसी भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेव नंबर निकाल लिया है, वेव लेंथ निकाल लिया और वेव लेंथ निकाल लिया, तो अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपसे क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह के पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने फर्दर फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है। नेक्स्ट इसने पूछा व्हाट इज द लिमिटिंग वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड द हीलियम एटम इन अ लाइमन सीरीज ऑफ देयर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू अलग है और हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट जो लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज में देखो n इक्वल्स टू 1 में आना है, n इक्वल्स टू कहां पे आ रहे हैं, 1 में आ रहे हैं। तो सेकंड शेल से भी फर्स्ट शेल में जा सकते हो या लास्ट शेल से भी फर्स्ट शेल में जा सकते हो। तो हमारे पास दो लाइन है, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन। अब यहां पे इसने क्या बोला है हमसे कि लिमिटिंग वेवलेंथ, मतलब उनकी रेंज अपने को बतानी है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट में शायद पहले बता चुका हूं। तो फर्स्ट जो हमारे पास लाइन का जो वेवलेंथ होगा उसकी बोलो वेवलेंथ क्या है, उसकी मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। लास्ट वाली लाइन में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो लास्ट लाइन की तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ कम होती है, और जो फर्स्ट लाइन होती है इसकी एनर्जी वेवलेंथ क्या होती है बच्चे, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, so is shortcut formula to calculate wavelength faster than any chemical series for the limiting line। limiting line का मतलब क्या है बच्चा, हम लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, n2 इक्वल्स टू क्या है, इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट से आप कहाँ पे आ रहे हो, फर्स्ट लाइन में आ रहे हो। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वेवलेंथ। तो हम क्यों ना ये फॉर्मूला यूज कर दें, न्यू बार का क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा। तो पहले अपन 1 अपॉन लेमडा निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से, फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। अच्छा, लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो दोनों के केस में n2 की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब कितना, इनफाइनाइट मतलब 1 अपॉन 0। तो डायरेक्ट अपन इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में हमसे डिफरेंस पूछा है, दोनों में हमसे डिफरेंस पूछा है, तो इसकी वेवलेंथ में से इसकी वेवलेंथ को क्या कर दो बच्चे, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हमने हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ निकाल लिया। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए और हीलियम के लिए वेवलेंथ निकाल लिया, इतना आ रहा है। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे बच्चा, डिफरेंस करेंगे तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका लिमिट या एक रेंज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सिर्फ कुछ फॉर्मूला अपने को याद रखने हैं, जैसे कि ये रिडबर्ग जो कांस्टेंट है उसके टर्म में, दूसरा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियन सीरीज का मतलब क्या होता है, तीसरा जो लाइमन अलग अलग हमारे पास जो सीरीज है वो किस रेंज में रहेगी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। ठीक है, ये रेंज अपने को याद रखनी। चौथा हमें पता करना है क्या, फर्स्ट लेंथ और लास्ट लाइन का एनर्जी और साथ ही साथ उनके वेवलेंथ का ऑर्डर। ठीक है, सो यहाँ पे इतने और कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल सकती है जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम द हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ेंगे, ये मोर देन सफिशिएंट है आपका दोनों एग्जाम में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा मॉडल अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक रिमेनिंग है, दैट इज डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। प्लीज डू रीड द एनसीईआरटी टिल नाउ। ठीक है, जो जहां तक भी अपन ने पढ़ा है उसका एक बार रीड करेंगे आप एनसीईआरटी से थ्योरी। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।